हमारी स्कूल लाइफ से लेकर हमारी ऑफिस लाइफ तक हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता ही है जो हमेशा टॉप पर रहता है, और उस इंसान की आभा भी ऐसी होती है कि दूसरे टॉपर्स या तो उस इंसान से प्रेरित होते हैं या सिर्फ उसे कॉपी करके टॉपर बनते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसे इंसान हर जगह होते हैं जो सबकी प्रेरणा होते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर आज के समय के लगभग हर फेमस क्रिकेटर की प्रेरणा है, चाहे वो MS धोनी हो या फिर विराट कोहली। एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान हो या सलमान खान, हर कोई कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी से ही प्रेरित है। और अगर बात करें हमारे पसंदीदा टॉपिक शेयर मार्केट की, तो हम सब कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा किशन दामिनी जी से प्रेरित होंगे। पर एक और इंसान है शेयर मार्केट के जिनसे सभी जनरेशन के ज्यादातर फेमस स्टॉक मार्केट प्लेयर प्रेरित हैं, और उस इंसान का नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के बारे में लगभग हम सब ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और हो सकता है हम में से कुछ ऐसे लोगों ने उनके बारे में किताबें भी पढ़ी हों। वैसे अगर आप शेयर मार्केट में अभी काम कर रहे हैं या फिर नए नए शेयर मार्केट में आए हैं या आप सिर्फ शेयर मार्केट में जाने का सोच भी रहे हैं, और अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में पता नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। इससे पहले कि आप फोमो का शिकार हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एकदम सही बाइट ओपन की है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के मास्टर स्ट्रोक्स बाय वॉरेन बफेट, जहां हम वॉरेन बफेट की लाइफ की कुछ कहानियों के साथ साथ उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को हम भारतीय स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। पर इतना सब जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा अंत तक। वैसे आगे हम जो भी कंपनी के बारे में बात करेंगे वो हमारी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, सिर्फ अध्ययन के उद्देश्य से ही उनकी चर्चा की गई है। कोई इंसान यूं ही महान नहीं बनता, उसकी महानता के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और अपने क्षेत्र में अनुभव का हाथ होता है। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्हें बचपन से ही बिजनेस का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते उन्होंने 6 साल की उम्र में ही कोका कोला के कैन जगह जगह जाकर बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा बचपन में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनको आज के समय में करने से हम थोड़े हिचकिचा सकते हैं, जैसे गाड़ी धोना, लॉन की कटाई करना या सुबह सुबह अखबार बांटना। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट ने 17 साल की उम्र में पिंग पोंग मशीन गेम का एक बिजनेस शुरू करा जो उनकी पूरी स्टेट में बहुत फेमस हो गया था। और सिर्फ 1 साल बाद ही वॉरेन बफेट ने अपनी पिंग पोंग मशीन गेम बिजनेस, जिसे उन्होंने $25 में शुरू किया था, $1000 में बेच दिया। बफेट का बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ही उन्हें शेयर मार्केट में सफल बना पाया, क्योंकि शेयर मार्केट में भी हम अलग अलग कंपनियों के बिजनेस में ही निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट के बचपन से जुड़ी इन बातों को जानना इसलिए जरूरी था ताकि हमें पता चल सके कि इतने फेमस इन्वेस्टर ने भी अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे काम करके ही की थी, और उन्हें भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। पर हाँ, उन्होंने काफी जल्दी शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी सारा अनुभव गेन कर लिया था। इसलिए अगर हमारे पास अभी पैसे कम है और हम अपने शेयर मार्केट करियर की शुरुआत करने में घबरा रहे हैं, तो हमें भी वॉरेन बफेट के बचपन में किए गए कामों को याद करके अपना करियर शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ आपके पास पैसा और अनुभव दोनों ही आ जाएंगे। वैसे जब शेयर मार्केट की बात चल ही रही है तो क्यों ना वॉरेन बफेट के शेयर मार्केट के पहले अनुभव के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर 11 साल की छोटी सी उम्र में लिया था। हालांकि वॉरेन बफेट ने अपने पहले शेयर को $2 के प्रॉफिट में बेच दिया था, पर उन्होंने इसी बीच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो शेयर थोड़े ही समय में कई गुना बढ़ गया था। लेकिन फिर ये 11 साल का बच्चा ओमाहा का ऑरेकल के नाम से क्यों जाने जाने लगा, और उसने ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिसके कारण उसका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में हमेशा आता है। एक 11 साल का बच्चा जो अपने पहले ही ट्रेड में फेल हो गया, फिर वो ओमाहा के ऑरेकल के नाम से कैसे जाने जाने लगा? इसका एक सिंपल सा जवाब है, उस बच्चे ने बहुत ही जल्द हार नहीं मानी, बल्कि समय के साथ सीखता गया और अपने शेयर मार्केट के करियर में बहुत धैर्य दिखाया। और फिर उस बच्चे ने समय के साथ एक ऐसा पोर्टफोलियो खड़ा कर दिया जिसके कारण दुनिया का हर शेयर मार्केट इन्वेस्टर उसे भगवान मानने लगा। इस एपिसोड में हम उसी असाधारण पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि वो कौन सी रणनीति थी जिसके कारण वॉरेन बफेट इतने महान बने, और उनकी कंपनी का एनुअल लेटर हर कोई पढ़ता है। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो अगर हम नंबर के ट्रेंड्स में देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। वैसे अगर आपके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स रुपए होंगे तो आप भारतीय स्टॉक मार्केट की कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? शायद सभी में। पर वॉरेन बफेट ने ऐसा नहीं किया। उनके पोर्टफोलियो का 45% हिस्सा एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड है, जिसका नाम है एप्पल। वो भी तब जब एप्पल कंपनी बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। और उनके पोर्टफोलियो में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन में, यानी कि एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में। और ऐसे ही काफी सारे सेक्टर्स की टोटल 38 यानी कि 38 अलग अलग कंपनियों में वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट है। यानी इतने सारे पैसे होने के बावजूद वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट सीमित कंपनियों में ही है। वॉरेन बफेट का एक और फेमस इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, और वो है उनकी खुद की कंपनी बर्कशायर हैथवे।
वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को अपनी मेहनत और दिमाग से इतनी बड़ी कंपनी बना दिया कि उसके एक शेयर की प्राइस आज के समय में 4 करोड़ के आसपास है। सिगार बट स्ट्रैटेजी को वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टमेंट गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा था। भले ही यह रणनीति लगभग 70 साल पुरानी हो, लेकिन इसे आज भी आप लागू कर सकते हैं। सिगार बट स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा जाने तो ये उन कंपनियों पर फोकस करती है जो अपने डाउनफॉल पर है, यानी जिनका बिजनेस किसी बड़े हालिया इवेंट के कारण बंद होने वाला है, लेकिन कंपनी का मार्केट बेस इतना अच्छा है या फिर कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं कि कोई दूसरी कंपनी उसे खरीद ले। आप इस रणनीति के बारे में जानकर ये समझ गए होंगे कि ये एक बहुत जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी कंपनियों पर दांव लगाना है जो अपने सर्वाइवल के आखिरी चरण में खड़ी है। लेकिन हर किसी को अपने करियर के शुरुआती समय में थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ती है, इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी इसको आजमाया था। लेकिन आज के समय में इस रणनीति पर जोखिम देखते हुए उन्होंने इससे दूरी बना ली है। पर अगर आप अपनी करियर की शुरुआत में हैं और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस रणनीति को आजमा सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो विदेशी रणनीति है, क्या ये हमारे देसी स्टॉक मार्केट पर काम करेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जरूर काम करेगी। कुछ ऐसी कंपनियां जिन पर पास्ट में ये रणनीति लागू हो चुकी है, उनके नाम है वोडाफोन आइडिया, जहां आइडिया की डूबती कंपनी के साथ वोडाफोन ने मर्जर लिया था क्योंकि आइडिया का कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा था। येस बैंक, जिसमें कुछ मैनेजमेंट फ्रॉड के चलते बैंक एकदम से बंद होने की कगार पर आ गया था, लेकिन क्योंकि बैंक का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा था और काफी लोगों का पैसा इस बैंक में लगा हुआ था, तो एसबीआई और बाकी बैंकों को मिलकर इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी पड़ी थी। आप भी थोड़ी सी रिसर्च से ऐसी कंपनियों का पता लगा सकते हैं जिनकी हालत खराब है, पर उनके पास कुछ ऐसे फायदे हैं जिनके कारण उनका मर्जर या अधिग्रहण हो सकता है। अपने स्टॉक मार्केट करियर में थोड़े समय के बाद ही वॉरेन बफेट ने सिगार बट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें पैसों का जोखिम बहुत ज्यादा था। सिगार बट स्ट्रेटेजी को छोड़ने के बाद वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया, और इस टेक्निक को आज भी वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें निवेशित पूंजी पर जोखिम बहुत कम होता है और इसका रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता है, अक्सर सिगार बट स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग निवेश की वो विधि है जिसमें हम ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका शेयर प्राइस कंपनी की वास्तविक मूल्य से कम में ट्रेड कर रहा हो। वैसे इसकी परिभाषा थोड़ी सी भ्रमित करने वाली है, तो क्यों ना हम इसे ऐसे समझे कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग के मेथड को फॉलो करने के लिए उन कंपनियों को देखना है जिनके शेयर प्राइस कुछ हालिया घटनाओं के कारण कम हो गए हैं। अब वो हालिया घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोरोना, या फिर कंपनी कोई लीगल केस हार गई हो, या फिर कंपनी को लेकर कोई अफवाह शुरू हुई हो, जैसे अडानी ग्रुप की कंपनी को लेकर हुआ था। पर हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट और अन्य सभी चीजें एकदम सही होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर थोड़ी सी रिसर्च करके हम कंपनियों में अपना पैसा लगा सकते हैं। पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक और जरूरी बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप इस तकनीक से 1-2 साल में पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि आपको बहुत ही धैर्य के साथ कम से कम 5 से 7 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा। और अगर हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो 40-50 साल से उनके पास हैं, और धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण उन सभी शेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर बात करें कि क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट पर लागू हो सकती है, तो जी हाँ, ये तकनीक हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत ही आसानी से लागू हो सकती है। बस आपको इसके लिए थोड़ा चौकस रहना होगा और लेटेस्ट न्यूज के साथ अपडेट रहना होगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हालिया समय में अवसर देने वाली कंपनियों की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अडानी ग्रुप, जिसकी काफी सारी कंपनियों के शेयर प्राइस एक रिपोर्ट के कारण कम हो गए थे और फिर थोड़े समय के बाद वो रिपोर्ट भी फेक निकली। दूसरा उदाहरण हम एनसीसी के स्टॉक का ले सकते हैं, जिसका कुछ साल पहले शेयर प्राइस काफी लो पर गया था, पर कंपनी के अंदर की सारी चीजें एकदम सही थी और मैनेजमेंट भी एकदम परफेक्ट था। ये तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट कंपनी के कुछ ही उदाहरण हैं। आपको बस थोड़ा सा न्यूज के साथ अपडेटेड रहना होगा और आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनियां दिख जाएंगी जिनमें आप आराम से वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। डिविडेंड अर्निंग हमेशा से एक ऐसी चीज है जो हर छोटे या बड़े निवेशक को अपनी ओर आकर्षित करती है। खुद वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि डिविडेंड देने वाली कंपनियां उन्हें हमेशा से ही आकर्षक लगती हैं, और आकर्षक आखिर लगे भी क्यों ना, आपका पैसा तो समय के साथ बढ़ ही रहा है और उसके साथ आपको कंपनी अलग से कुछ पैसे भी दे रही है, तो हुआ ना दो तरफा फायदा। अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि डिविडेंड अर्निंग एक अच्छी चीज है, तो क्यों ना ये भी समझ लें कि ये होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम शेयर मार्केट के माध्यम से किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो हम कंपनी के कुछ प्रतिशत के मालिक बन जाते हैं, जिससे कंपनी के प्रॉफिट में भी हमारा हिस्सा होता है। कुछ कंपनियां हमारे हिस्से का प्रॉफिट हमें वापस देती हैं और उसी प्रॉफिट के हिस्से को हम डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड से होने वाली कमाई को डिविडेंड अर्निंग कहते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनी ही अच्छी है, बाकी सब बेकार है,
तो शायद आपकी सोच थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड देने वाली ही कंपनी अच्छी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी सारी कंपनी डिविडेंड ना देकर भी अपने प्रॉफिट को वापस अपने बिजनेस में लगा देती है, जिससे कंपनी की शेयर वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। ऐसी कंपनियों का परफेक्ट उदाहरण है वॉरेन बफेट की खुद की कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसने सिर्फ एक बार डिविडेंड रिलीज किया था, वो भी आज से 40-50 साल पहले। तो फिर डिविडेंड अर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डिविडेंड अर्निंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी समय के लिए अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाए रख रहे हैं, तो डिविडेंड अर्निंग के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहता है, जिससे आप बिना शेयर बेचे अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और इसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में समझे तो शेयर मार्केट दोस्तों के साथ एंजॉय करने की पॉकेट मनी डिविडेंड अर्निंग के माध्यम से मिल जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, डिविडेंड अर्निंग सिर्फ अमेरिका में ही पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड अर्निंग वाली टेक्निक भारत में भी संभव है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी डिविडेंड अर्निंग देती हैं, जैसे टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस। और अगर कुछ छोटी और अच्छी कंपनियों की बात करें तो अपोलो टायर्स, रेडिंगटन, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डिविडेंड देने के साथ साथ शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी पर फोकस नहीं करना, बल्कि अच्छे डिविडेंड के साथ साथ अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी पर भी फोकस करना है। आपने हमेशा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को कहते हुए सुना होगा कि अपने पास कैश मत रखो, बल्कि इसे एसआईपी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की कहीं ये बात सही है, तो फिर बड़े बड़े निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो में कैश क्यों रखते हैं? अगर आपने वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो देखा हो तो उसमें भी काफी सारा कैश होता है। तो क्या वॉरेन बफेट ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कैश रखना तो बुरी बात है, इसे तो हमेशा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड ही होना चाहिए? हालांकि कैश रखना अच्छी बात है, ये वॉरेन बफेट ने कभी खुलकर तो नहीं बोला है, पर अगर आप उनके पोर्टफोलियो को स्टडी करें तो आपको हर साल उनके पोर्टफोलियो में कुछ प्रतिशत कैश जरूर मिलेगा, जो उन्होंने कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया होता है। आपको क्या लगता है, वॉरेन बफेट अपने पोर्टफोलियो में कैश क्यों रखते हैं? हम में से जो वॉरेन बफेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके दिमाग में ये बात जरूर आ गई होगी कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं। तो अगर कल को कोई क्लाइंट उनसे पैसे मांगने आ गया तो वो बिना कोई शेयर बेचे भी उस क्लाइंट को पेमेंट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट भी सही है, पर कैश रखने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि कोई सही अवसर मिलने पर वो उस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। जैसा कि हम सबको पता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के अवसर किसी को बताकर नहीं आते, बल्कि एकदम से आते हैं। और अगर आपके पास उस समय कैश नहीं रहा तो आप उस अवसर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमें भी वॉरेन बफेट की पोर्टफोलियो मेकिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए थोड़ा बहुत कैश हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब कैश प्रतिशत आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि इस मामले में हम सबका वॉरेन बफेट को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार वो अपने पोर्टफोलियो का 50% सिर्फ कैश ही रखते हैं। इसलिए हमेशा कुछ कैश अपने पोर्टफोलियो में रखना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, चाहे वो आपातकालीन स्थिति के लिए हो या किसी अच्छे निवेश अवसर के लिए। कैश की उपलब्धता आपको उन मौकों का लाभ उठाने में मदद कर सकती है। तो अगली बार जब आप अपने पोर्टफोलियो की योजनाएं बनाएं तो ये सुनिश्चित करें कि आप थोड़ी नकदी भी रखें, क्योंकि कभी कभी कैश ही राजा होता है। वॉरेन बफेट शायद इकलौते ऐसे इंसान होंगे जिनके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। हर कोई इनके बारे में पढ़ना चाहता है और उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहता है। यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने तक के लिए भी तैयार रहते हैं। और उन्हीं महान वॉरेन बफेट की कुछ फेमस स्ट्रैटेजीज हमने पिछले एपिसोड में सुनी है। इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये कि हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफेट ने भी अपने 50 साल की उम्र के बाद ही ज्यादा पैसे